हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, ये तो अभी तक फर्स्ट वाला पॉइंट ही है, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर इवेंट। अब इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया है, विद इन फिक्स्ड टाइम, विद इन फिक्स्ड टाइम। यदि फिक्स्ड टाइम में कोई इवेंट हो रहा है, यदि फिक्स्ड टाइम में कोई इवेंट हो रहा है, उस पे डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस देनी है या नहीं देनी है। देखो बहुत सिंपल है, हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना वैसे वैसे ही मैं दिमाग में एग्जाम्पल बना रहा हूँ। हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम, ठीक है। देखो, जीत पटेल इंश्योरेंस कंपनी से एक एग्रीमेंट बनाता है कि यदि मेरा शिप अगले 1 साल में डूब जाता है समुद्र के अंदर, कहीं से टकरा के, आग लग के, कैसे भी ये शिप यदि डूब जाता है, ड्राउन हो जाता है अगले 1 साल में, तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे। यानी कि हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है कि वो ड्राउन हो रहा है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। अनसर्टेन इवेंट है क्योंकि वो ड्राउन होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, इट्स एन अनसर्टेन इवेंट। उसके हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है, नॉन हैपनिंग पे नहीं। हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है कि यदि मेरा शिप डूबेगा अगले 1 साल में, इंश्योरेंस पॉलिसी इसने कितने टाइम के लिए ली, अगले 1 साल के लिए, कि यदि मेरा शिप अगले 1 साल में डूबता है, काम होता है, अनसर्टेन इवेंट हो रहा है, तो आपको परफॉर्म करने की डिपेंड जरूरत पड़ेगी। सो परफॉर्मेंस बाय इंश्योरेंस कंपनी इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम 1 ईयर। क्या ये एग्जांपल समझ में आ गया तुमको? ये वाला कुछ नहीं, यस सर। पहले वाले में टाइम का एंगल और जोड़ दिया है, बाकी पूरा सेम ही है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्शन 35 का ही एक और पार्ट, contingent contracts which are dependent upon non-happening of specified uncertain event within fixed time। यही है नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट में, क्या एंगल जोड़ दिया, एक फिक्स टाइम का एंगल और जोड़ दिया। आ जाओ, जीत पटेल इंश्योरेंस कंपनी से कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट within fixed time। सर, यदि मेरा शिप अगले 4 महीने में, शिप को ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है, यदि मेरा शिप अगले 4 महीने में लंदन से मुंबई नहीं पहुंचता है, लंदन से मुंबई नहीं पहुंचता है, तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे या 10 करोड़ रुपए देंगे। तो कैसा एग्जाम्पल है ये? कंटिजेंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय दिस पार्टी डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, शिप के नहीं पहुंचने पे, ऑफ दैट अनसर्टेन इवेंट। शिप का पहुंचना या नहीं पहुंचना इज एन अनसर्टेन इवेंट, तो उसमें से नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, अगले 4 महीने में टाइमली यदि मेरा शिप नहीं पहुंचता है, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में बहुत नुकसान होगा, मुझे लोगों को भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइमली मेरे को उनको सामान पहुंचाना है जो इस शिप पे आ रहा है। तो यदि मेरा शिप अगले 4 महीने में नहीं पहुंचता है, तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए का एक धनराशि देंगे। क्या ये चौथी वैरायटी समझ में आ गई रे? बस टाइम का एंगल जोड़ दिया, नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। दीप पटेल बोल, क्या हुआ? सर ऐसा कोई लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जहाँ पे मैंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और बोला दैट यू हैव टू पे मी अ सर्टेन सम ऑफ मनी इफ आई डोंट डाई ड्यूरिंग दिस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यार ये क्या बदतमीजी हुई, यदि मैं मर जाऊंगा तो तुमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, यदि मैं नहीं मरूंगा तो तुम मुझे करोगे। बिल्कुल सही है, सही पकड़े हैं। देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है ना, वो 2 तरीके की होती है।
एक तो होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है एंडोमेंट पॉलिसीज। ये देखो बहुत बेसिक सी समझ है, बाकी ज्यादा डिटेल तो वही समझा पाएगा आपको जो भी इंश्योरेंस फील्ड में काम करता है। सर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, अगले 1 साल में यदि आपकी डेथ हो जाती है तो हम आपकी फैमिली को जितने का भी आपने पॉलिसी कवर लिया है, से फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए का लिया है, वो पे करेंगे। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया सर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। सही बोल रहा हूँ जीत पटेल और बाकी लोग, समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. यस सर। डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग, मौत हो जाने पे विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है, ऑफ दिस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मौत का होना या नहीं होना भविष्य के घर पे छुपा हुआ है। दूसरा है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि सर कई बार ऐसा होता है कि है ना, उसमें आपको आपका जोड़ा हुआ पैसा वापस मिलता जाता है कि ठीक है आपकी डेथ हो गई तो हम 10 करोड़ रुपए बीच या 5 करोड़ रुपए बीच में दे देंगे, आपकी डेथ नहीं हुई तो हम इतना सम वापस दे देंगे। ठीक है, तो इसमें तो दोनों ही एंगल आ रहे हैं, डेथ हो जा रही है यानी कि डिपेंडेंट है उस पे भी कर रहा है, और डेथ नहीं हो रही है यानी कि नॉन हैपनिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों एक ही में आ गए। बात समझ में आई? So it all depends upon various what are the wordings, what are the terms and conditions। समझ में आया? Yes, sir. बोलो। यस अब सर। अब अपन पढ़ते हैं पांचवी वैरायटी, contingent contracts which are dependent upon impossible events। contingent contracts which are dependent upon impossible events। अरे ये क्या ही वाहियात एग्जांपल है, तो void agreement होना चाहिए मेरी समझ से। कैसे सर? contingent contracts which are dependent upon impossible events। ठीक है सर, कैसे? ये देखो ऐसे, सच कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स आर वर्ड एग्रीमेंट्स बोल लो। ए एग्रीज टू पे टू बी ₹100 इफ टू पैरेलल लाइंस कट ईच अदर। पैरेलल लाइंस क्या होती है रे? ये जो ऐसे रेल की पटरी की तरह पैरेलल पैरेलल इक्विडिस्टेंट चलती रहती है, क्या दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट करेगी, एक दूसरे से क्रॉस होगी? नहीं। तो एक्स ने वाई को क्या बोला, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा यदि तू ऐसी दो पैरेलल लाइंस बनाए जो एक दूसरे को कट करे। सर पैरेलल लाइंस ऐसी होती है। सो ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट पे चीज डिपेंड कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो ऐसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स जो एक इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड कर रहे हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसके लिए अपने पास में और बेहतर एग्जांपल है। क्या सर? शाम को 6 बजे, शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे एक्स ने और वाई ने एक एग्रीमेंट बनाया कि जब मेरा शिप आएगा तब मैं 10 कंटेनर आपको उसमें से दूंगा और आप मुझे 10 लाख रुपए देगा। लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं था कि शाम को 6 बजे ही शिप डूब चुका है, तो अब शिप कभी आएगा ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है? शिप आएगा उस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन शिप का आना तो अब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है, तो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, कंटिजेंट है, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट है। बात समझ आ गई? ये तो उसी चीज को घुमा के पढ़ाया जा रहा है आपको। बोलो सर, ये वैरायटी समझ में आ गई आपको? ये 1 2 3 4 5, बोलो ना, जल्दी बोलो, आ गई? यस सर। Yes, sir. So last variety is contingent contracts which are dependent upon future conduct of a living person। future conduct of a living person। जीत पटेल इसको एक बार पढ़। If the future event on which a contract is contingent on the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible. When such person does anything which renders
it impossible that the person should so act within any definite time or otherwise then under further contingency. किसी के बाप को भी समझ में नहीं आया क्या लिखा है, एग्जाम्पल पर उससे क्लियर होगा। A agrees to pay B rupees 10,000 if B marries C. C marries D. If polygamy is not allowed, then the marriage of B with C must be considered impossible, although it is possible that D may die and C may afterwards marry B. वेरी बी। देखो एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ए ने बी को वादा किया कि यदि तू सी से शादी कर लेगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपया दूंगा। यदि तू सी से शादी कर लेगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपया दूंगा। ठीक है साहब। तो इसमें किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक ऐसे इवेंट पे कंटिंजेंट या डिपेंडेंट हो रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कि ये 10,000 रुपए इसको देगा या नहीं देगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये बी जो है वो सी से शादी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात पे डिपेंड कर रहा है अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, चाहे बी चाहे सी, ये भविष्य में कैसे एक्ट करते हैं इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये इसके लिए कुछ परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सो the contracts which are contingent or dependent upon future conduct of a living person। ठीक है। अब देखो ये यदि देश में अभी क्या हुआ, सी ने क्या है इसी दौरान बी इसको प्रपोज करने जा रहा था, उसी दौरान सी ने क्या किया, डी से शादी कर ली पहले ही। तो अब ये इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जब इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंडेंट हो रहा है तो ये वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। क्या ये पहला इसका आउटकम समझ में आया? हाँ, ये फिर भी पॉसिबल है। दूसरी बात, ये तभी पॉसिबल है जब देश में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। पॉलीगैमी और वो सब आप समझते हो। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक साथ एक से अधिक लोगों के साथ में आप शादी कर सकते हो, तो दैट इज नोन एज पॉलीगैमी। हमारे इंडिया में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। ठीक है। तो पॉलीगैमी यदि देश में अलाउड है तो भी अभी तक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सी तूने भले ही डी से शादी कर ली, तू मेरे से भी तो कर सकती है, अभी इस बात की संभावना बनी हुई है, ये इम्पॉसिबल नहीं हुआ है। पर यदि देश में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है और सी ने डी से शादी कर ली, तो क्या अब बी सी से शादी कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, तो इस बात ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है। यदि बी ने सही में सी से शादी कर ली तो ए बी को 10,000 रुपए देगा, लेकिन यदि सी ने पहले ही डी से शादी कर ली तो फिर अब ये वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फिर भी इस बात की संभावना बनी हुई है। क्या सब बात की? मान लो ए ने बी को बोला 10,000 रुपए दूंगा रे यदि तू सी से शादी करेगा। ठीक है। सी ने इसी दौरान डी से शादी कर ली और देश में पॉलीगैमी अलाउड नहीं थी, तो ये एग्रीमेंट क्या है, ये हो गया वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जैसी भी परिस्थिति थी वो हो गया। लेकिन यदि अभी डी की मौत हो जाती है यानी सी वापस सिंगल हो जाती है, तो अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिपेंडेंट है किस बात पे कि बी सी से शादी कर सकता है वापस, इस बात की संभावना बन गई है। तो अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जिंदा है। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये बातें बोलना चाह रहा है। मेन चीज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ऐसे भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। ठीक Yes, है। sir. तो अब तुम्हारे आज का काम क्या है, केवल एक तो इस चार्ट को याद रखना, दूसरा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को याद करना, तीसरा एसेंशियल्स ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। भगवान ने यदि तुम्हारी सुन ली ना तो तुम्हारे से पूछा जा सकता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वैरायटी कैसी कैसी हो सकती है, रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और इसको अब तुम पढ़ोगे, तुम लोग, ये मैं अब तुमको पढ़ाने में समय खराब नहीं करूंगा। ठीक है जी। ये तो हो गई एक बात। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही आपको कल खत्म करवा चुका हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस
ये पीछे वाले भी करना। और अब अपने को क्वेश्चंस कौन कौन से करने बाकी बचे हुए हैं कि सर एक तो डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पीछे के जो नोट्स के पीछे के क्वेश्चंस हैं वो, और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, एक तो ये करना बचा हुआ है। और आज आपके पास में चैप्टर 7 दैट इज कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बैंक के क्वेश्चंस करने ये, और क्वेश्चन बैंक में अभी दे दूंगा ये। ठीक है, तो कल हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कल मतलब मंडे को। और फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब ये वाले क्वेश्चन बैंक और बैक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के। क्वेश्चन बैंक में अभी दे दूंगा आपको इस चैप्टर का। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। कल फ्री हो गया तुम लोग? नहीं सर। Yes, sir. वही कौन बोला रे?